बिहार उड़ीसा के बाद अब बंगाल में वर्चुअल रैली में बोले अमित शाह। जिस श्रमिक स्पेशल को ममता ने कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया वही उन्हें बंगाल से बाहर लेकर जाएगी। गृह मंत्री ने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना संक्रमित, गले में खराश और बुखार के बाद हुए अस्पताल में भर्ती। संपर्क में आए लोगों को भी किया जाएगा क्वारंटीन। दिल्ली में गहराता जा रहा है कोरोना का खतरा, केंद्र का कम्युनिटी स्प्रेड से इनकार। डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले राजधानी में 31 जुलाई तक होंगे 5.5 लाख केस। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश, प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के भीतर भेजा जाए उनके घर। श्रमिकों की पहचान के लिए बने सूची, रोजगार की योजना भी बनाई जाए। और यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करेगी अब एसटीएफ। पैसे लेकर भर्ती कराने वाले गिरोह का प्रयागराज में हुआ था पर्दाफाश। मायावती ने की थी सीबीआई जांच की मांग। प्रियंका ने बताया यूपी का व्यापम घोटाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी के चुनावी मिशन के क्या हाल हैं। बिहार में आपने देखा था कि अमित शाह ने क्या बातें कही थी, उसके बाद उड़ीसा में वो बोले और अब बंगाल की बारी थी। बंगाल में राजनीति को धार देने का काम अमित शाह ने उठा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली करके जहां कार्यकर्ताओं को जोर शोर से तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया, वहीं ममता सरकार पर अपनी ही जनता से भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। अमित शाह इस बार जितनी भी वर्चुअल रैली कर रहे हैं उसकी खासियत क्या है और उसकी रणनीति क्या है, ये हम आज आपके सामने देश की बात में रखेंगे और इसके बहाने से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब कुछ बीजेपी के लिए मुफीद बैठता है, उसके आने वाले भविष्य के लिए क्या ये एक अच्छा संकेत है या फिर इससे कुछ और मतलब निकाला जाना चाहिए, ये भी आपके सामने होगा। और आज जब अमित शाह वर्चुअल रैली कर रहे थे तो उन्होंने ममता बनर्जी पर एक अलग तरह का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चल रही थी उसको उन्होंने कोरोना एक्सप्रेस बताया था और अब यही कोरोना एक्सप्रेस उन्हें सरकार से बेदखल करेगी। एक तरफ प्रवासी मजदूरों का जिक्र कर रहे थे अमित शाह, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कड़ा निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के अंदर उनके घर पर पहुंचाया जाए और उन्हें रोजगार भी दिया जाए और ये सारी बातें सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि अभी भी तमाम नेताई सियासी दावों प्रतिदावों वादों के बावजूद प्रवासी मजदूर सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में कोर्ट का दखल देना लाजिम ही था और कोर्ट ने ऐसा ही किया। अब सरकार को 15 दिन के अंदर इनकी पहचान करके, प्रवासी मजदूरों की पहचान करके उन्हें घर तक पहुंचाना है और उनको जॉब गारंटी भी देनी है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी तक जो खेल देख रहा है वो केंद्र सरकार तमाम बातों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा देती है और राज्य सरकार ये कहती है कि अभी फिलहाल उसे मदद नहीं मिल रही है, नहीं तो वो कर देती। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच किस तरह से प्रवासी मजदूर झूल रहे हैं, किस तरह से दर्द झेल रहे हैं, इसकी भी एक पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। इन तमाम खबरों के अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहां पर क्या कुछ नया हो रहा है। हाल फिलहाल में यदि सबसे ज़्यादा नया हुआ, अगर यदि मैं 24 घंटे की बात करूं तो वो है राजनीति में, जहां पर शायराना अंदाज देखने को मिला। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी जब उन्होंने अमित शाह पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सीमा की हकीकत हमें मालूम है मगर, लेकिन इसी का जवाब फिर राजनाथ सिंह ने दिया। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे राहुल, राजनाथ और अमित शाह ने शेरो शायरी और गीतों के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा है, लेकिन इन तमाम खूबसूरत चीज़ों के पीछे
कि जो सियासत है, जिसमें तलखी है, जिसमें बदला लेने की नीयत है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और सियासत का ये जो नर्म मिजाज है वाकई कितना नर्म है और कितना गर्मी इसके पीछे है, ये समझेंगे आज हम। उधर राजनीति के मौजूदा दौर में कभी कभी ही इस तरह की नरमी देखने को मिलती है, लेकिन कब कब ऐसा मौका आया है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे। और जब राजनीति की हम बात करें और बिहार का जिक्र ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी सियासी दल और गठबंधन अपनी अपनी जुगत बढ़ाने में, अपने अपने समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। ऐसे में छोटे दल भी अपने लिए मौके की तलाश कर रहे हैं, और किस तरह के मौके की तलाश में छोटे छोटे दल हैं, हम आपको एक खबर के तौर पर दिखाएंगे। और इस कड़ी में हम मुखिया जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में बड़े फैसलों के लिए समन्वय समिति बनाने की जो मांग की है, इसको भी समझेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं जीतन राम मांझी ने, ये देखेंगे। माना ये भी जा रहा है कि महागठबंधन के दूसरे घटक भी आरजेडी पर दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे और देश के सबसे बड़े सियासी परिवार से भी बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि चाचा भतीजा यानी शिवपाल और अखिलेश के बीच दूरियां कम हो रही हैं और नज़दीकियां बढ़ रही हैं। खबर ये भी है कि शिवपाल एक बार फिर घर वापसी कर सकते हैं, और ऐसा क्यों न हो जबकि कयासों का बाजार बहुत गर्म है। और ये कयास तब तूल पकड़ते गए जब समाजवादी पार्टी ने शिवपाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अर्जी वापस ले ली थी। इसके बाद चाचा शिवपाल ने भी पत्र लिखकर अखिलेश का आभार जताया था और तहे दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से एक कहा जाए तो एक तरह से उन्होंने अखिलेश का नेतृत्व भी स्वीकार कर लिया था, और शायद शिवपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया कि किस तरह से वो अन्य दलों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाते, और अब वो देर से ही सही घर लौटे हैं। हालांकि इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है वो हैं मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने एक तरह से वीटो लगा दिया था कि शिवपाल पार्टी को और घर को नहीं छोड़ेंगे। इस बीच राज्यसभा से पहले गुजरात में राजनीतिक उठापटक जारी है। अपने बाकी बचे विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस हर जतन कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के इस अंदरूनी राजनीति और असंतोष की वजह क्या है, इसमें राहुल गांधी का नाम क्यों आ रहा है, ये हम आपके सामने आज देश की बात में रखेंगे। उधर कोरोना को लेकर लोगों को बार बार आगाह किया जा रहा है कि इसकी कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं है, इससे बचना ही एकमात्र उपाय है। कोरोना न तो जात पात देखता है और न ही धर्म और न ही ऊंच नीच। तो ये तमाम ये जो रोग ऐसा है जो सभी को एक समान से देख रहा है, और अब भारत में ये तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली ने कहा है कि महीना अंत होते होते यहाँ पर लगभग 5.5 लाख मरीज होंगे। आप समझ सकते हैं कि कोरोना की स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, और इसी कड़ी में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हम पहले पायदान पर पहुँच जाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, और वो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ उनकी मां को भी कोरोना संक्रमण हुआ है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर दिल्ली में कोरोना का खौफ कैसे बढ़ता जा रहा है, ये हम आपके सामने रखेंगे ही। और इन तमाम खबरों के बीच हम आपको अदालत की तमाम खबरों से भी रूबरू कराएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि आज का दिन आखिर क्यों ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा भी तमाम वो बड़ी खबरें जो हमारे और आपके सरोकार की हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को वैसे तो 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता वर्चुअल रैलियों के जरिए सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह बिहार और उड़ीसा में जनसंवाद रैली कर चुके हैं। ये जनसंवाद रैली दरअसल अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही उन्होंने की है। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी वर्चुअल जनसंवाद रैली को संबोधित किया है। इस दौरान जहां उन्होंने सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं ममता
सरकार पर भी निशाना साधा, लेकिन अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार राज्य में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा उन्होंने टीएमसी पर बदले की राजनीति का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए शाह ने कहा कि राज्य में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी और जिस सोनार बांग्ला के लिए 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, उसका सपना बीजेपी पूरा करने वाली है। बंगाल की ममता सरकार पर अमित शाह ने बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। वर्चुअल जनसंवाद रैली के जरिए निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 से राज्य में परिवर्तन के लिए 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई है। उनका ये त्याग सोनार बांग्ला बनाने में काम आएगा। अमित शाह ने कहा कि हम अपनी सरकार का हिसाब दे रहे हैं, ममता बनर्जी को भी अपने शासनकाल का हिसाब बताना चाहिए। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं टीएमसी बम धमाकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत का आंकड़ा न गिना दे। मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, आपके 10 साल का हिसाब दीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा, बंद फैक्ट्रियों की संख्या मत बता दीजिएगा, भाजपा के मार दिए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बता दीजिएगा। हिसाब लाना है तो विकास का लेकर आइए ममता दी, मैं आपको कहता हूं कल आप हिसाब लेकर आइए। बंगाल सरकार पर केंद्र की योजनाएं लागू न करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा कि राजनीति के कई और मैदान हैं, ममता जी जो मैदान तय करें वहीं दो हाथ हो जाए। शाह ने बंगाल में सत्ता बदलने की भी भविष्यवाणी की। ममता जी ने ये प्रवासी मजदूर जो अपने माँ बाप और पत्नी और बच्चों को मिलने आ रहे थे, कोरोना संकट में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी, ये कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, ये कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के 9 साल के कार्यकाल पर पिछले हफ्ते 9 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया था। पार्टी ने अब सोशल मीडिया पर भी ममता का शासन अब और नहीं अभियान चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर पहले पंचायत चुनाव, फिर लोकसभा और अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को कड़ी टक्कर देने का इरादा रखने लगी है। बंगाल पर बीजेपी के फोकस करने के पीछे कई कारण भी है। बंगाल का एक बड़ा राज्य है जहां लोकसभा और विधानसभा की सीटें काफी अधिक हैं। ऐसे में मोदी और शाह इन राज्यों को जीतने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। यहाँ मिली जीत का असर पूरे देश में होगा और बीजेपी के पास एक और बड़ा राज्य आ जाएगा। 2016 तक बीजेपी भी इतनी बड़ी जीत के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से बीजेपी ने अपना पूरा ध्यान बंगाल में केंद्रित कर दिया है और उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा है कि अब वो जीत के रास्ते खोलने की बात कह रही है। बीजेपी ने पिछले साल मध्य प्रदेश साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली हार की भरपाई के लिए अपना पूरा ध्यान बंगाल पर लगाने का जो निर्णय कर चुकी थी वो पूरी तरह से सफल साबित हुआ है और लोकसभा में इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। पर यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या बंगाल में जिस तरह ममता ने लेफ्ट में गढ़ के अंदर सेंध लगाते हुए 2011 के विधानसभा चुनाव में 184 सीटों पर जीत हासिल की थी, वैसा ही कुछ 2021 में बीजेपी करने जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। टीएमसी ने लेफ्ट के किले को ढहा दिया और फिर ठीक 2 साल पहले 2009 के आम चुनाव में भी ममता ने बड़ी जीत हासिल करते हुए अपने सांसदों की संख्या 1 से बढ़ाकर 19 कर दी। पंचायत चुनाव में भी टीएमसी का परचम लहराया। बंगाल में सियासत की कुछ ऐसी ही कहानी भारतीय जनता पार्टी की भी है। पहले बीजेपी ने लेफ्ट और कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा जमाया, फिर पंचायत चुनाव में टीएमसी को टक्कर दी और फिर 2014 के मुकाबले 2019 में अपने सांसदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 18 कर दी। बीजेपी ने बंगाल में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी।
मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा छेड़कर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर एक के बाद एक हमले किए और बंगाल में बीजेपी को काफी बेहतर स्थिति में ला दिया। मोदी शाह के राष्ट्रवादी विचारधारा के कैंपेन ने कुछ हद तक ममता के वोटरों को भी बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 22 सीटों पर और बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। अगर दोनों ही पार्टियों के मिले वोट शेयर को देखें तो टीएमसी को जहां 43.3% वोट मिले तो बीजेपी ने अपने वोट फीसदी में पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 23% का इजाफा करते हुए 40.3% वोटों पर कब्जा किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 17% वोट हासिल हुए थे। अगर लोकसभा चुनावों के नतीजे का विधानसभा सीट वार विश्लेषण करें तो कुल 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने लगभग 130 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई है। वहीं सत्तारूढ़ दल टीएमसी को 158 सीटों पर बढ़त मिली। ऐसे में जब 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है तो वहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला तय माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि फिलहाल की राजनीति पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस राज्य में हाशिए पर चले गए हैं। हालांकि कोई नया सियासी समीकरण या गठबंधन तस्वीर को बदल भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे देश इस वक्त कई मुश्किलों से गुजर रहा है। एक और कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ गिरती हुई अर्थव्यवस्था। इस बीच चीन भी लद्दाख में अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि इन तमाम मुश्किलों के बीच भी राजनीति पर कोई खास असर नहीं देख रहा है, वो अपने रफ्तार से चल रही है। देश के दिग्गज नेता एक दूसरे को घेरते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बाद अब अमित शाह भी ममता पर शायराना अंदाज में निशाना साधकर इस रेस में शामिल हो गए हैं। कोरोना, भारत चीन तनाव और गिरती अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच बड़े ही शायराना अंदाज में लड़ाई जारी है। इस शायराना लड़ाई की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट से हुई। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव पर राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। राहुल के इस ट्वीट का जवाब शाह ने तो नहीं दिया, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते राजनाथ सिंह ने जरूर प्रतिक्रिया दी। रक्षा मंत्री ने लिखा, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, सवालों की आंच हो तो हवा कीजिए, सवालों की आंच हो तो हवा कीजिए, सवाल ही जब आंच हो तो कड़ी निंदा कीजिए। उधर ममता सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह भी शायराना अंदाज में दिखे। उन्होंने कविता सुनाकर बंगाल में परिवर्तन का विश्वास जताया। हम वो दलों में से नहीं है जो 10-10 साल तक बैठते हैं फिर भी शिकायतें ही करते रहते हैं। भाई सत्ता आपको दे दी, सरकार आपको दे दी और हालत नहीं संभल रहे हैं तो केंद्र पर हमले करना। हम वो दल नहीं है। हम सत्ता जब मिलती है तब परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं और हमने जो किया है इसका हिसाब किताब देने में विश्वास करते हैं। मौजूदा राजनीति का जो स्वरूप है, जहां नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते हैं, वहां आरोप प्रत्यारोप के लिए इस तरह का शायराना अंदाज थोड़ा सुकून देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। दोनों ही गठबंधन ऊपरी तौर पर तो एकजुट दिख रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर दोनों ही गठबंधनों में रह रहकर मतभेद आ जा रहे हैं। ताज़ा मामला आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन से जुड़ा है। महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने गठबंधन के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम को एक बार फिर से खारिज किया है। इसके साथ ही मांझी चाहते हैं कि महागठबंधन में बड़े फैसलों के लिए समन्वय समिति बना दी जाए। खबरों के मुताबिक महागठबंधन के दूसरे घटक भी यही चाहते हैं कि और ये खटपट आरजेडी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें पैदा कर सकता है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर जंग छिड़ी हुई है। चुनाव को देखते हुए महागठबंधन में पहले सीटों के बंटवारे के लिए समन्वय समिति के गठन की मांग ने जोर पकड़ा और अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने से ही इनकार कर दिया है। मांझी इस मसले पर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं।
जीतन राम मांझी का कहना है कि महागठबंधन के नेतृत्व सहित सभी बड़े फैसले समन्वय समिति के द्वारा किए जाएं। हालांकि महागठबंधन का सबसे प्रमुख दल आरजेडी झुकने के मूड में नहीं है। पार्टी के नेता किसी भी मुद्दे पर समझौता करने को तैयार दिखाई नहीं देते। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में महागठबंधन में झगड़ा बढ़ेगा और नए सियासी समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस मुद्दे पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने अपने तेवर दिखाए हैं। मांझी समय समय पर ये मुद्दा उठाते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के साथ बैठक कर आरजेडी पर दबाव बनाया था। बहरहाल साल भर के प्रयास में महागठबंधन के सहयोगियों को समन्वय समिति के गठन में सफलता नहीं मिल सकी है। इससे इतना तो तय है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर बंगाल और बिहार के बाद बड़ी खबर अब उत्तर प्रदेश से लेते हैं, जहां देश की सियासत का सबसे बड़ा कुनबा फिर से एक हो सकता है। जी हां, बात हो रही है मुलायम यादव के परिवार की, जहां अखिलेश और शिवपाल के झगड़े के चलते दो भाग में ये परिवार बट गया था। लेकिन ताज़ा खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से चाचा और भतीजे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। कुछ घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। शिवपाल ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में इसका संकेत दे दिया। उन्होंने पत्र लिखकर उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस लेने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। ये पत्र 29 मई को लिखा गया, जो अब सामने आया है। जैसे जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सबसे बड़े सियासी कुनबे यानी मुलायम परिवार में एक बार फिर एकता की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। विधानसभा चुनाव 2017 के पहले परिवार में झगड़ा हुआ। मुलायम परिवार में खटपट के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रूप में दो केंद्र बन गए। बोलचाल न होने के बावजूद शिवपाल 2017 विधानसभा का चुनाव सपा के टिकट पर ही जसवंत नगर से लड़े और निर्वाचित हुए। बाद में अखिलेश से खटपट इतनी बढ़ी कि शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली और पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी उतारे। जवाब में समाजवादी पार्टी ने 4 सितंबर 2019 को शिवपाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका दायर की थी। हालांकि बाद में पार्टी ने इस अर्जी को वापस ले लिया। यहीं से दिलों में पड़ी दरार भरने की शुरुआत हुई। शिवपाल यादव ने 29 मई को सपा प्रमुख को पत्र लिखकर विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अर्जी वापस लेने पर न सिर्फ अखिलेश का धन्यवाद किया, बल्कि उनके नेतृत्व पर आस्था भी जताई। शिवपाल ने लिखा, निश्चय ही ये मात्र एक राजनीतिक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि आपके इस तरह के स्पष्ट, सार्थक और सकारात्मक हस्तक्षेप से राजनीतिक परिधि में आपके नेतृत्व में एक नए राजनीतिक विकल्प और नवाक्षर का जन्म होगा। सपा की तरफ से याचिका वापस लेने के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच दुश्मनी की बर्फ पिघलने लगी है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। यही वजह है कि अब शिवपाल भी भतीजे का नेतृत्व स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश से आपको लिए चलते हैं गुजरात में कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। राज्यसभा चुनाव के पहले ही 8 विधायकों के इस्तीफे ने कांग्रेस को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। राज्य की 4 सीटों में से 2 सीटें जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस को अब दूसरी सीट जीतने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लगातार भेज रही है। वैसे गुजरात कांग्रेस में दिख रही अंदरूनी कलह 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गई थी, जब हार के बाद वरिष्ठ नेताओं की जगह युवाओं को प्रमुख पदों पर तरजीह दी गई। खबरों के अनुसार राहुल गांधी की पसंद के 3 नेताओं की तिकड़ी की वजह से बाकी नेताओं में असंतोष है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने इस्तीफा दे दिया। कद्दावर नेता शक्ति सिंह गोहिल भी अपनी सीट हार गए। ऐसे में राहुल गांधी को पुराने चेहरों की जगह नई टीम उतारने का मौका मिल गया। प्रदेश कांग्रेस समिति के मुखिया अमित चावड़ा, कांग्रेस विधानसभा दल के नेता परेश धनानी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गुजरात इंचार्ज राजीव साटो को राहुल गांधी खेमे का नेता माना जाता है। राहुल ने लाइट वेट वफादार नेताओं को आगे बढ़ने के उद्देश्य से इन तीनों महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी है। इन तीनों की नियुक्ति से पहले दिसंबर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन के बीच राहुल सामंजस्य बनाना भूल गए।
भरत सिंह सोलंकी, शक्ति गोहिल, अर्जुन मोढ़वाड़िया, सिद्धार्थ पटेल और नरेश रावल जैसे सीनियर नेताओं की उपेक्षा की गई है। अहमद पटेल जैसे कद्दावर नेता को भी साइडलाइन कर दिया गया है। इस फैसले से पार्टी में असंतोष फैल गया है और गुजरात कांग्रेस कोर समिति के 30 से अधिक सदस्यों ने अक्टूबर 2018 में दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। इस दौरान राहुल के पसंद की तिकड़ी के एक पक्षी फैसलों को लेकर शिकायत भी की गई। राहुल ने एक्शन लेने का भरोसा तो दिया, लेकिन तीनों नेताओं को आला कमान का संरक्षण मिलना भी जारी रहा। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में कई लोगों की नापसंद के बावजूद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। लोकसभा चुनावों के दौरान ही पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक कांग्रेस के 10 से भी ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। अभी भी आलम यह है कि राज्यसभा चुनाव से पहले टूट से बचाने के लिए विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन इस बात का डर लगातार बना हुआ है कि पार्टी के कुछ और विधायक पाला बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 जून को 24 सीटों के लिए चुनाव होगा। बीजेपी को इसमें 9 सीटें जीतने का भरोसा है, जिससे उसकी ताकत उच्च सदन में बढ़कर 84 हो सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव के बाद एनडीए की ताकत में इजाफा होगा और वो बहुमत के और करीब आ जाएगी। 17 राज्यों की कुल 55 राज्यसभा सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। इन सीटों पर 26 मार्च को चुनाव के लिए आयोग ने अधिसूचना जारी की थी। 19 जून के चुनाव के बाद राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 100 सीटों तक पहुंच सकता है। फिर भी उच्च सदन में बहुमत के लिए उसे 22 वोटों की जरूरत होगी। हालांकि मानसून सत्र में सरकार के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 4 नामी सदस्यों के अलावा एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और टीआरएस जैसी पार्टियां उसका साथ दे सकती हैं। इस वक्त राज्यसभा में 224 सांसद हैं। फिलहाल 21 सांसदों की जगह खाली है। 27 जून तक कुल 27 सीटें खाली हो जाएंगी। 19 जून को 24 सीटों पर चुनाव होना है। बाकी 3 सीटें बाद में भरी जाएंगी। अभी सदन में एनडीए के पास कुल 91 सांसद हैं। गैर एनडीए और गैर यूपीए सांसदों की संख्या 68 है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के पास कुल 61 सांसद हैं, जिनमें से कांग्रेस के 39 सदस्य हैं। 19 जून के चुनाव के बाद बीजेपी के 9 सांसद और बढ़ जाएंगे, जबकि कांग्रेस के 2 सांसद घट जाएंगे। इस तरह राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 75 से बढ़कर 84 हो जाएगी और कांग्रेस घटकर 37 पर रह जाएगी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक भर्ती घोटाले की। यूपी के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले पर यूपी सरकार अब एक्शन में आई हुई दिखती है। मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने ये जानकारी दी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में परीक्षा के टॉपर को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी सोरांव थाना क्षेत्र से हुई थी। खबरों के मुताबिक प्रयागराज के दर्जनों सेंटरों पर हुई परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो सकती है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के राहुल सिंह नाम के एक अभ्यर्थी की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक 7.5 लाख रुपए देने के बाद भी उसका चयन नहीं हुआ। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्यों ने तमाम लोगों से भर्ती कराने के लिए लाखों रुपए लिए हैं। दलालों के जरिए तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति का लालच देकर पैसे वसूले जाते थे। गिरोह के लोग परीक्षा में पास कराने से लेकर काउंसलिंग कराने और मनचाहे जिले में नियुक्ति का भी ठेका लेते थे। पता चला है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में से 142 नंबर पाने वाले धर्मेंद्र कुमार पटेल को देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता। वो सामान्य ज्ञान के आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे सका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे यूपी का व्यापक घोटाला करार दिया, तो वहीं बीएसपी मुखिया मायावती ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। किसी एक भर्ती केंद्र, परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनको डिबार करेंगे और अब तक की जांच पड़ताल के आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र को भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए डिबार करके उसके प्रबंधक और अन्य संबंधित जो स्टाफ
इसमें शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है, स्टूडेंट्स इतने परेशान क्यों हैं? हम सब जिम्मेदारी लें और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्यवाही करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना पॉजिटिव आया है। दोनों को दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। लॉकडाउन के ऐलान के बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में ही हैं और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थित अपने आवास पर रह रहे थे। 4 दिन पहले अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के लक्षण दिखे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को फैसला लिया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल सभी के लिए खुले रहेंगे, लेकिन फैसले के एक दिन बाद ही उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे पलट दिया। दिल्ली सरकार का ये फैसला इसे क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। 5 डॉक्टरों की कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों का इलाज हुआ तो कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व किए गए 9,000 बेड 3 दिन में भर जाएंगे। रिपोर्ट में ऐसी सिफारिश इसलिए थी क्योंकि राजधानी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में आबादी के अनुपात में सबसे अधिक केस यही हैं और अब ये आशंका है कि बहुत जल्द ये आंकड़ा 5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 83 कोविड अस्पताल हैं। इनमें 8,575 बेड हैं। आंकड़ों के अनुसार 4,413 बेड पर मरीज हैं, जबकि 4,162 बेड खाली हैं। यानी जितने बेड हैं उनमें से 50% से भी कम ही खाली हैं। 83 कोविड अस्पतालों में 9 सरकारी और 74 निजी अस्पताल हैं। सरकारी की तुलना में निजी अस्पतालों पर ज्यादातर बेड पर मरीज हैं। निजी अस्पतालों में 2,887 बेड हैं। इनमें से अब 937 यानी 32.5% बेड ही खाली हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों के 5,678 बिस्तरों में से 3,215 यानी 57% खाली हैं। दिल्ली में मौजूद 518 वेंटिलेटर बेड में से 251 पर मरीज हैं, जबकि 267 बेड ही खाली हैं। इन सब के अलावा 7 जून तक कोविड हेल्थ सेंटर में 101 और कोविड केयर सेंटर में 4,474 खाली बचे हैं। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी यानी CDDEP की रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 69,264 अस्पताल हैं। इनमें से दिल्ली में 176 अस्पताल हैं, जिनमें 109 सरकारी और 67 प्राइवेट हैं। यहाँ अस्पतालों के साथ डॉक्टरों की भी कमी है। 30 सितंबर 2019 को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में बताया था कि देश में 12 लाख के आसपास एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनमें से दिल्ली में सिर्फ 24,999 डॉक्टर हैं। सबसे ज्यादा 1,79,783 डॉक्टर महाराष्ट्र में हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 1,38,821 डॉक्टर हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर है। 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1,98,00,000 के आसपास है। दिल्ली में मामले भले ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु से कम हैं, लेकिन यहाँ 10 लाख की आबादी में से 1,460 लोग संक्रमित हैं। ये आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। वैसे राज्यों की बात करें तो दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहां हर 10 लाख लोगों में से सबसे ज्यादा 12,714 लोगों की जांच हो रही है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां हर 10 लाख में से 7,834 लोगों की जांच हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड से मोदी सरकार ने इनकार कर दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि DDMA के बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारियों ने डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से कहा कि अभी दिल्ली में कोरोना का सामुदायिक प्रसार नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का दावा है कि कोरोना को लेकर दिल्ली की भविष्य की तस्वीर और भयानक होने वाली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना केस हो सकते हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मानती है कि फिलहाल दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा, जबकि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऐसा अब शुरू हो चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे
उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत है। लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब माना जाता है जब संक्रमण के सोर्स का पता न लग सके, यानी कि ये पता न चले कि संक्रमण कहां से और कैसे फैल रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत में कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये है कि विदेश से लौटे लोगों और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के कांटेक्ट में न आने वाले भी संक्रमित हो रहे हैं या नहीं। उधर कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर चुका है। एक खबर के मुताबिक देश भर में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन इलाके में 1/3 आबादी कोरोना संक्रमित है। खबरों के अनुसार ICMR जल्द ही इस पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि जो 1/3 आबादी कोरोना संक्रमित हुई वो खुद ब खुद ठीक भी हो गई। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस संक्रमण के बाद अपने आप ठीक हो चुका है। ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के ताजा सर्वे में सामने आई है। आबादी के भीतर कोरोना की पहुंच और असर का पता लगाने के लिए ये सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया था। हॉटस्पॉट शहरों में जहां 1/3 आबादी में संक्रमण फैला था, वहां मरीज खुद ब खुद ठीक हो गए। उनके शहर से एंटीबॉडीज मिली है। खबरों के मुताबिक सर्वे की शुरुआती रिपोर्ट कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय से साझा की गई है। ICMR ने हर शहर के कुल 10 कंटेनमेंट जोन्स में लगभग 500 सैंपलों को इकट्ठा किया। साथ ही देश के 21 राज्यों के 60 शहरों से भी सैंपल जुटाए। ICMR की माने तो इनमें से देश में कोरोना वायरस के 70% मामले सामने आए हैं। सभी सैंपलों को एलिजा एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए जुटाया गया। इनका इस्तेमाल अलग अलग शहरों में किया गया। एलिजा एंटीबॉडी टेस्ट के तहत लोगों के खून के सैंपल लिए गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पता चल सके कि लोगों में कोरोना का एंटीबॉडी है या नहीं। ICMR ने पाया कि हाई कैलसोट वाले जिलों के कई कंटेनमेंट एरिया में 15 से 30% आबादी को संक्रमण हो चुका है। ICMR को अभी कुछ और जिलों का डेटा इकट्ठा करना है। बाकी जिलों का डेटा ये बताता है कि कई कंटेनमेंट इलाकों में संक्रमण वहां मिले मामलों के मुकाबले 100 से 200 गुना ज्यादा है। इनमें मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहर शामिल हैं। यानी जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं असल में कोरोना उससे कहीं ज्यादा आबादी में फैला है। ICMR रिपोर्ट ये बताता है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में वायरस का प्रसार कम हो रहा है। ICMR रिपोर्ट ये कहती है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में वायरस का प्रसार कम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर अदालत ने आज प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला दिया है। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर जरूर भेज दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना जरूरी होगी। ब्लॉक और गांव स्तर पर उनका डेटा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही उनके स्किल की मैपिंग भी की जाए जिससे रोजगार देने में आसानी हो। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें उनकी मदद भी करें। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस ले लिए जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मजदूरों को रोजगार देने के लिए स्कीम बनाने का भी आदेश दिया है। इसके बारे में प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को सभी स्कीम का लाभ दिया जाए और स्कीमों के बारे में मजदूरों को साफ तौर पर बताया जाए। प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले में 5 जून को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सभी प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए आपको 15 दिन का ही समय दे पाएंगे। उधर कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को आदेश दिया है कि वो मजदूरों के वेतन के लिए एक दिशा निर्देश तैयार करे। कई बार मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से कम पैसा दिया जाता है, तो कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थिति बनी है उसमें आशंका है कि ठेकेदार मजदूरों का शोषण न करना शुरू कर दें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि ऐसा दिशा निर्देश बनाया जाए जिसका सभी राज्य पालन करें। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया जिसमें याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के संभल में मजदूरों को कम पैसे दिए जा रहे हैं और बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दखल के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों सरकारों ने कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को दिशा निर्देश बनाने के लिए कहा जिसमें सरकार और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा और पुनर्वास की प्रक्रिया भी बताई जाएगी।